नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे, रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इंडक्शन मोटर के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में पढ़े थे कि स्टेबिलिटी क्या होती है। आज हम लोग इंडक्शन मोटर की टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि इंडक्शन मोटर में दो प्रकार की टेस्टिंग होती है, एक नो लोड टेस्ट, एक ब्लॉक रोटर टेस्ट है। तो चूँकि यहाँ पर हम लोग आज ये पढ़ते हैं नो लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। तो जो टॉपिक है मेरा टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, भी जो हमने बताया था, चूँकि इंडक्शन मोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो किसकी तरह होता है, ट्रांसफार्मर की तरह होता है। क्लियर है? कुछ में आपने देखा होगा, इसमें इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये आपका ये एयर गैप हो जाता है, ये SES हो जाता है, और फिर ये R2 हो जाएगा, और ये 1 - S/S R2 हो जाता है। तो ये क्या है, ये आपका अगर देखा जाए तो ये ट्रांसफार्मर जैसा इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। तो ट्रांसफार्मर में दो तरह के टेस्ट होते थे, एक ओपन सर्किट टेस्ट, एक दूसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। तो लेकिन वहाँ पर मतलब हम क्या करते थे, सेकेंडरी साइड को इसको हम क्या कर देते थे, ओपन कर देते थे, और सेकेंडरी साइड को हम लोग क्या कर देते थे, शॉर्ट कर देते थे। मतलब ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। लेकिन यहाँ पर जो लोड है, ये लोड आपका मैकेनिकल लोड है। यहाँ पर हम कैसे करेंगे भाई ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट? हम वैसे ही करेंगे कि ऐसा कुछ करेंगे, ये एक बार ये क्या हो जाए, ओपन हो जाए, और दूसरा एक ऐसा कुछ करेंगे कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो ये उसी की इक्विवेलेंट होगा। अब देखिए कैसे करते हैं कि ये एक बार ओपन हो जाए और एक बार शॉर्ट हो जाए। तो ये जब ये ओपन हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो लोड टेस्ट बोलते हैं। क्योंकि जब इस पर स्पीड क्या, इस पर आप लोड हटा देंगे तो वो ही क्या करेगा, ये ओपन की तरफ बिहेव करेगा। और जब इसको क्या कर देंगे, रोक देंगे, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मतलब नाम वही है। मतलब अगर ध्यान से देखिए, जैसे ट्रांसफार्मर में रहता था ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो यहाँ पर इसका नाम बदल दिया गया है। इसको हम लोग बोल रहे हैं नो लोड टेस्ट, और दूसरा ब्लॉक रोटर टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने वही चीज़ यहाँ लिखा है, इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट को ट्रांसफार्मर की तरह बनाते हैं। अतः ट्रांसफार्मर की तरह इंडक्शन मोटर के टेस्ट से मोटर का पैरामीटर ज्ञात करते हैं। लेकिन इंडक्शन मोटर में ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि मोटर में मैकेनिकल लोड होता है। अब ये ध्यान दीजिए, ट्रांसफार्मर में हम लोग क्यों ये टेस्टिंग करते थे, ट्रांसफार्मर के पैरामीटर ज्ञात करने के लिए हम लोग ये टेस्टिंग करते थे। तो यहाँ पर क्यों टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पर भी उसके पैरामीटर ज्ञात करने के लिए। तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो एक ये पैरामीटर है आपका X1 है, R1 है, ये आपका XM है, RC है, और फिर X2 है, R2 है। तो ये सारे पैरामीटर हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। किस टेस्टिंग से, नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट से। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो नो लोड टेस्ट है। तो नो लोड टेस्ट क्या होता है, तो नो लोड क्या है, पहले आप क्या करेंगे, ये आपका इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वाटेज ज्ञात करेंगे। मतलब ये इसके अंदर कितना पावर एंट्री कर रहा है। इस पर लोड क्या है, इस पर लोड 0 है। मतलब इस पर कोई भी मैकेनिकल लोड नहीं है, मात्र इस पर मैकेनिकल लोड क्या है, शाफ्ट का जो लोड है, जो शाफ्ट का वजन है वही उसका लोड है। इसके ऊपर और कोई टीएल नहीं है। मात्र कौन सा टीएल अगर बोले तो 0 है, लेकिन अगर देखा जाए तो शाफ्ट की ही जो वेट होगा वही उसका टीएल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। मतलब हम टीएल यहाँ पर 0 मान लिए, इसलिए इसको हमने क्या बोला, नो लोड टेस्ट बोला। अब देखिए क्या है, नो लोड टेस्ट में हम इस मोटर को क्या किया, 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। अब 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तो क्या करेगा, ये रन करने लगेगा। आप खुद सोचिए किस स्पीड पर रन करेगा, वो सिंक्रोनस स्पीड पर रन करेगा। इस समय यहाँ पर NR की वैल्यू क्या होगी, लगभग NS के बराबर होगी। अर्थात हम स्लिप क्या बोलेंगे, लगभग 0 के बराबर होगी। क्लियर है?
अब देखिए क्या है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर पैरामीटर निकालना है। और कौन सा पैरामीटर निकालते हैं, यहाँ पर शंट पैरामीटर निकालते हैं। तो शंट पैरामीटर का अर्थ क्या है, आपका यहाँ पर XM निकालेंगे और RC निकालेंगे। ठीक है, अब देखो भाई कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। तो ये सब निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर वोल्टेज चाहिए, करंट चाहिए, और इसके अंदर कितने लॉसेज हो रहे हैं वो ज्ञात करेंगे। तो वो जिसके अंदर पावर इन हो रहे हैं या उसके अंदर जो पावर लॉसेज हो रहे हैं उसको हम किससे मेजर करेंगे, वाट मीटर से मेजर करेंगे। या तो हम 3 वाट मीटर लगा दें या हम 2 वाट मीटर लगाते हैं। इसको आप जानते हैं 2 वाट मीटर क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 वाट मीटर यहाँ लगा दिया, 1 वाट मीटर यहाँ। इन दोनों वाट मीटर से टोटल सप्लाई हम लोग ज्ञात मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब W1 + W2 से हमें निकाल सकते हैं। और यहाँ से हमने निकाल दिया, करंट निकाल दिए। आप सोचेंगे क्यों तीन अमीटर लगाए हैं, क्या होता है ना, इसका जो करंट आना चाहिए अगर सोचा जाए तो तीनों बराबर आना चाहिए, लेकिन क्या होता है तीनों में क्या होता है, तीनों इक्वल नहीं आते, लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंट आते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, तीनों करंट को क्या सम कर लेते हैं, मतलब I1, I2 और I3 को क्या करते हैं, सम करके 3 से डिवाइड कर देते हैं और उसका मतलब डिवाइड मतलब एवरेज ले लेते हैं, वो हम करंट मान लेते हैं। अब वोल्टेज आपका ये हमने ले लिया। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने लिखा है, यह टेस्ट ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट की तरह होता है। अब आप सोचेंगे इसको ओपन सर्किट टेस्ट की तरह क्यों होता है, अभी आपने दिखाया इस पर नो लोड है, तो नो लोड है तो क्या होगा, नो लोड होने की वजह से इसकी स्लिप लगभग क्या होगी, 0 होगी। और जब स्लिप 0 होगी तो अभी आप जब कुछ देर पहले आपने देखा था तो यहाँ पर क्या था 1 - S/S, तो 1 - S की वैल्यू क्या है 0/0, अर्थात क्या हो जाएगी, ये R2 की वैल्यू थी, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 को किसी डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाने। इनफाइनाइट का अर्थ क्या है, ये ओपन हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या बोला, इस टेस्ट को हम क्या ओपन सर्किट टेस्ट बोलते हैं, ट्रांसफार्मर की तरह। ट्रांसफार्मर में कैसा होता है ओपन, इसलिए यहाँ पर ओपन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग नो लोड बोलेंगे, लेकिन ये ओपन सर्किट ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट की तरह ये होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं इससे हम इस टेस्ट से क्या निकालते हैं। अभी हम बताए थे इस टेस्ट से हम लोग शंट पैरामीटर निकालते हैं और नो लोड लॉसेज निकालते हैं। अब देखिए कैसे निकालते हैं शंट पैरामीटर, समझते हैं। अब देखिए नो लोड टेस्ट में 1 - S/S, इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, जैसे अभी आप कुछ देर पहले बताए थे, क्योंकि S की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और 0 को जब डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट का अर्थ है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये तो ओपन हो गया, इसलिए यह टेस्ट ओपन सर्किट ट्रांसफार्मर की तरह। अब देखो भाई क्या ये ओपन हो गया तो जो करंट यहाँ से निकलेगा, हमने क्या किया, ये आपको इक्विवेलेंट सर्किट आपको पता होगा, इसको हम बहुत पहले ही समझा चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, कि ये क्या है, ये पूरा स्टेटर वाला पोर्शन है और ये क्या आपका रोटर का पोर्शन है। हमने स्टेटर और रोटर को क्या कर दिया, जोड़ दिया, मतलब रोटर को रिफर टू स्टेटर साइड कर दिया। इसलिए कहीं कहीं आप इसको X2' भी लिखिए या R2' लिखिए। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये माना गया है ये डैश है, लेकिन लिखा नहीं गया है, लेकिन हम इसको यही कंसिडर कीजिए डैश है कोई है, लेकिन इसका कोई बहुत न्यूमेरिकल में या थ्योरी में बहुत प्रैक्टिकली वो नहीं होता जैसा कि ट्रांसफार्मर की तरह होता है। तो लेकिन ये डैश ही है, लेकिन लिखा नहीं गया है कि ये डैश है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने बोला ये ओपन हो गया। जब ये ओपन हो गया तो ये जो करंट आएगी I1, तो जो करंट इसमें क्या होगी, इधर करंट हो जाएगी, मतलब I2 होगी वो क्या होगी आपकी 0 हो जाएगी। मतलब अगर आप क्या बोले, मतलब इधर की सारी सर्किट को क्या कर सकते हैं आप, हटा सकते हैं। वही हमने यहाँ दिखाया होगा कि अगर S = 0 ले लिया जाए तो NS = NR होगा और ये वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो इधर कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब इधर जो करंट होगी वो 0 होगी। तो वो हमने रोटर साइड के सारे पैरामीटर को हमने हटा दिया, तो मुझे क्या मिला, मात्र ये पैरामीटर मिला। आप ये सोचते होंगे सर ये क्यों नहीं आपने लिखा है, क्योंकि ये इसलिए नहीं लिखते हैं, RC को इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि जो IE की जो करंट होती है वो किस में होती है आपको पता होगा, एक IM होती है, एक दूसरी IC होती है। और चूँकि ये करंट क्या होती है, बहुत छोटी होती है। बहुत छोटी का अर्थ है कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा इसमें लॉसेस मतलब क्या है, इसलिए इसके कंपेयर में ये क्या है, ये
ओपन की तरह बिहेव करने लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ओपन की तरह बिहेव करने लगेगा, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। केवल हम क्या लेते हैं, एक्सएम लेते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर में इसको हम नहीं हटाते हैं। क्यों नहीं हटाते हैं? क्योंकि वहाँ पर एक्सएम की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं होती है, जबकि यहाँ पर एक्सएम की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? हम पहले भी बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं। इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर ट्रांसफार्मर में एयर गैप नहीं होता है, इसलिए एक्सएम छोटा होता है। वहाँ पर कितने % होती है आपको पता होगा। आई की वैल्यू कितनी होती है वहाँ पर? आई बोले आई या आई नॉट की वैल्यू क्या होती है? 2 से लेकर के 3% होती है ट्रांसफार्मर में, जबकि इंडक्शन मोटर में कितनी होती है आपकी? 30 से लेकर के 35% होती है। मतलब इंडक्शन मोटर में, ये मोटर की बात कर रहे हैं, ये 30 से लेकर के 50%, 30 से लेकर के 35% होती है। हम क्या करते हैं, आप 30 से लेकर 50% तक याद कर लीजिए, कहीं कहीं बुक में भी दिया है, तो याद करने के लिए सुविधा होगी। क्योंकि उसमें आपने क्या लिखा है, 2 से गलत लिख दिया, ये 2 से 3 नहीं होते, सॉरी, ये 3 से लेकर के 3% से लेकर के 5% तक होती है। इसको आप क्या लर्न कर लीजिए, 30 से लेकर के 50% तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने क्या देखा, यहाँ पर जो कि करंट क्या है, आई की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा करंट यहाँ पर होती है, और यहाँ पर करंट क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसको ओपन मान लेते हैं। क्योंकि करंट कम होने का अर्थ है कि यहाँ पर ये ओपन की तरह भी है, मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो सोचिए, अगर 2 आपका पैरेलल है, एक ये ले लीजिए, ये अगर इसकी वैल्यू क्या है, 1 लाख ओम है मान लेते हैं, और इसका 1 ओम है मान लेते हैं, ये 1 लाख है, तो क्या हो गया, अगर दोनों का अगर वो लिया जाए, वो किसके बराबर जाएगा, वो 1 के बराबर जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे एक्सएम को कंसीडर किया, आरसी को इग्नोर कर दिया है। क्लियर है? ओके, तो हमें क्या बोले थे, हम यहाँ पर पैरामीटर कौन सा निकालते हैं, शंट पैरामीटर निकालते हैं। अब देखिए कैसे निकालते हैं। ये तो आपको इक्विवेलेंट सर्किट समझ में आया, ओपन सर्किट का, या ओपन सर्किट ना बोले, नो लोड टेस्ट की बात कर रहे थे हम लोग। अब देखिए क्या है, इस टेस्ट में वाटमीटर के द्वारा नो लोड लॉसेज मेजर करते हैं और अमीटर द्वारा स्टेटर करंट को मेजर करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आपने क्या किया, स्टेटर करंट को आपने क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, और करंट मेजर कर रहे हैं। स्टेटर रेजिस्टेंस को डीसी वोल्ट मीटर द्वारा मेजर करते हैं। अब जो स्टेटर का जो रेजिस्टेंस है, स्टेटर का जो रेजिस्टेंस है, उसको किससे मेजर करेंगे, उसको जैसे सिंक्रोनस मशीन में डीसी वोल्ट मीटर और मीटर द्वारा ज्ञात किए थे, मतलब सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर का रेजिस्टेंस को, वैसे ही यहाँ पर डीसी में ज्ञात करेंगे। क्योंकि ये डीसी रेजिस्टेंस, मतलब आपने R1 क्या कर दिया, यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया। R1 तो आपका निकल गया, लेकिन R1 क्या है, ये डीसी के बराबर है, लेकिन उसके अंदर क्या होती है, स्किन इफेक्ट होती है। अतः हम क्या करेंगे, इसको 1.2 या 1.3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे वो क्या जाए, एसी में कन्वर्ट हो जाए, स्किन इफेक्ट की वजह से। तो आपने क्या निकाल दिया, R1 तो निकाल दिया, आपने वोल्टेज यहां से निकाल लिया था, वोल्टेज पर फेज, और यहां से करंट पर फेज निकाल दिया, मतलब तीनों का लेकर एवरेज निकाल दिए। तो यहां से आपसे क्या निकल जाएगा, अगर यहां से आपको वोल्टेज निकल गया और I1 निकल गया, डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, नो लोड इंपीडेंस निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लोड नहीं है, इसलिए तो इसको नो लोड बोल दिए। तो यहां से आपने क्या निकाल दिया, नो लोड इंपीडेंस निकाल दिया। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अब देखिए, जब कोई डाउट नहीं है तो यहां से आप अगर देखेंगे, XNL को क्या लिख सकते हैं, मतलब XNL इसके अंदर क्या आएगा, आप खुद सोचिए, ये आएगा और ये आएगा। मतलब XNL के अंदर X1 आएगा और XM आएगा, ये दोनों लोग आएंगे। अब देखिए क्या है, अगर इससे क्या है, इंपीडेंस आपने निकाला तो इंपीडेंस में से R1 निकाल देंगे, तो R1 निकाल देंगे तो ये तो बचेगा। इंपीडेंस जो आप निकाले थे यहाँ से वोल्टेज और करंट को डिवाइड करके, उससे R1 क्या कर दीजिए, उसके रूट स्क्वायर से माइनस कर दीजिए, तो आपके यहाँ से XNL निकल गया। हमने क्या बोला था, हम शंट पैरामीटर निकालेंगे, जो कि इससे आपके मतलब इस XNL से हमने क्या निकाल दिया, आपका शंट पैरामीटर निकल गया। क्लियर है? अब देखिए दूसरी बात करते हैं, तो वहीं पर हमने लिखा नो लोड इक्वल टू W1 W2। तो इसके अंदर दो लोग लॉसेज है, ये लॉसेज इसके अंदर है, कौन का, W1 और W2। अब तो इसके नो लोड जो आपने W1 W2 मेजर किया है, उसके अंदर कौन कौन से लॉसेज होंगे, एक तो स्टेटर का कॉपर लॉस होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा, स्टेटर का कोर लॉस होगा, तीसरा क्या होगा, मैकेनिकल लॉसेज होगा, और चौथा क्या होगा, स्टेटर का
यहाँ पर भी स्टेटर लिखा है, यहाँ पर स्टेटर नहीं है, ये रोटर होना चाहिए, ये रोटर का कॉपर लॉस है। लेकिन रोटर के कॉपर लॉस को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपने देखा कि 1 माइनस एस बाई एस R2 की वैल्यू क्या आ गई थी, इन्फाइनाइट। मतलब इन्फाइनाइट का अर्थ क्या है कि वहाँ पर करंट क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इन्फाइनाइट नहीं होता है कोई चीज़ें, वहाँ पर बहुत कम हो जाएगी, इसलिए ये कॉपर लॉस, रोटर का कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, इग्नोर कर देंगे। तो रोटर का कॉपर लॉस आप इग्नोर कर देंगे तो यहाँ पर जो आपने मेजर किया था W1 प्लस W2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3I1 स्क्वायर R1, ये तो आएगा, क्योंकि इसके अंदर यही तो मिलेगा आपका। आपने जो देखा था प्रीवियस लेक्चर में, मात्र यही, इसी में तो लॉसेज होंगे, इसके अंदर लॉसेज नहीं होगा, इसके अंदर लॉसेज नहीं होगा, मात्र ये लॉसेज होगा। इस लॉसेज को हमने इससे दिखाया 3I1 स्क्वायर R1, चूँकि 3 फेज है इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन से लॉसेज हैं। अब आप दूसरी चीज़ एक और बात करेंगे कि सर क्या स्टेटर में कॉपर लॉस को क्यों नहीं लिए, तो स्टेटर में कॉपर लॉस भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा। मतलब कोर के, क्योंकि उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, इसकी वजह से इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या आया, स्टेटर का कोर लॉस, स्टेटर का कोर लॉस और मैकेनिकल लॉसेज आपको जो आया था, तो उसमें हम क्या करिए, हमने नो लोड में से, अब हमें क्या, सॉरी और समझते हैं। तो यहाँ से जो आपने नो लोड लॉसेज निकाले थे, नो लोड लॉसेज आपके ये निकाले थे जो आपने मेजर किया था, इसके थ्रू मेजर किए थे। और आपने जो कॉपर लॉसेज उसके अंदर आए थे कोर में, वो बहुत कम होते हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने मान लिया इसके अंदर कॉपर लॉसेज है, ये वाले, ये सॉरी ये इसके बराबर नहीं होगा, ये जो आपका होगा कॉपर लॉस ये होगा, ये आपका PCU लॉसेज हो, इसके अंदर लिखना चाहिए था हमको प्लस PCU, यहाँ लिखते हैं PCU किसका, स्टेटर का। तो स्टेटर का जो PCU कॉपर लॉसेज होगा वो क्या होगा, ये होगा। तो ये क्या है, तो PNL में से अगर हम पूरे में से क्या कर दे, ये माइनस कर दे, ये माइनस कर दे तो क्या बचेगा, कोर लॉस बचेगा, स्टेटर कोर लॉस, और ये कॉपर लॉस है, सॉरी यही तो हम माइनस कर रहे हैं, वही तो स्टेटर का कॉपर लॉस है तो माइनस कर रहे हैं। तो स्टेटर कोर लॉस और मैकेनिकल लॉस, तो यही तो बचेगा, स्टेटर कोर लॉस और मैकेनिकल लॉस बचेगा। तो इसमें से हमने क्या कर दिया, ये माइनस कर दिया। तो ये आपका क्या आया, ये आपका नो लोड माइनस 3I1 स्क्वायर R1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसी लोड को हम क्या, मतलब स्टेटर लॉस, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटर कोर लॉस और मैकेनिकल लॉस के सम को लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल लॉस। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि भाई रोटेशनल लॉस किसको कहते हैं, तो रोटेशनल लॉस कोर लॉस, स्टेटर कोर लॉस और मैकेनिकल लॉस। अब रोटर में कोर लॉस होता नहीं है, तो आप सीधे बोलिए स्टेटर कोर लॉस, कोर लॉस, क्यों कोर लॉस और मैकेनिकल लॉस को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल लॉस है। तो रोटेशनल लॉस क्या आया, PNL माइनस 3I1 स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब देखिए क्या है, तो इसके अंदर क्या है, दो लोग हैं, एक तो कोर लॉस है और दूसरा क्या है आपका मैकेनिकल लॉस है। अब हमें ये तो आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नो लोड लॉस। अभी हमने शुरू में लिखा था कि हम क्या ज्ञात करेंगे, पैरामीटर ज्ञात करेंगे और नो लोड लॉस ज्ञात करेंगे। तो नो लोड लॉस क्या होगा, आपका रोटेशनल लॉस होगा। आप सोचेंगे रोटेशनल में केवल फ्रिक्शन और विंडेज आता होगा, नहीं नहीं, फ्रिक्शन और विंडेज को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल लॉसेज बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन और विंडेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल लॉसेज बोलते हैं। तो यहाँ से आपका क्या है, आपका नो लोड लॉसेज आ गया, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल लॉस। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप देखेंगे कि जो नो लोड लॉस निकाले हैं उसके अंदर ये आपका दोनों लोग हैं, मतलब फ्रिक्शन और विंडेज लॉस, जिसको हम बोल रहे हैं मैकेनिकल लॉस, इसके अंदर दोनों हैं। और हम क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, कोर लॉस और मैकेनिकल लॉस को अलग अलग करना चाहते हैं। तो कैसे अलग अलग करेंगे, तो सोचिए, तो कोर लॉस जो होता है वो क्या होता है, कोर लॉस आपका क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस को हम लोग कोर लॉस कहते हैं। और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। और BM किसके प्रोपोर्शनल होता है, V/F के प्रोपोर्शनल होता है, ये भी आपको पता है। इसका मतलब क्या है, चूंकि फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर है। और ये जो वोल्टेज है, इसका मतलब क्या है, ये जो BM है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर वोल्टेज को बदलेंगे तो क्या होगा,
कोल लॉस भी क्या होगा, बदलता जाएगा। लेकिन आपका जो मैकेनिकल लॉस मतलब फ्रिक्शन और विंडेज लॉस वो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करता है, स्पीड पर डिपेंड करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो कोल लॉस है वो किसके, वोल्टेज के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, और जबकि ये का फ्रिक्शन और विंडेज क्या है, आपका वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, अर्थात ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब हम फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखेंगे और वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को वेरिएबल कर रहे हैं। तो क्या होगा, आपका कोर क्या होगा, बदलेगा, और फ्रिक्शन और विंडेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब मैकेनिकल लॉसेस क्या होंगे, कांस्टेंट होगा, और क्या होगा, कोल लॉस बदलेगा। इसी नियम को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कोल लॉस और मैकेनिकल लॉस को सेपरेट करेंगे। अब हमने वही लिखा, कोल लॉस क्या है, वोल्टेज किसको है। तो एक हम देखिए ग्राफ खींचे हैं, ये V और ये नो लोड। तो आप में क्या है, नो लोड क्या करेगा, नो लोड क्या होगा, वो बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि नो लोड के अंदर क्या था, आपका फ्रिक्शन और विंडेज लॉस था, जिसको हम मैकेनिकल लॉस बोल रहे हैं, और क्या था, कोल लॉस। तो कोल लॉस क्या होगा, वो बदलेगा, और ये क्या होगा, फ्रिक्शन और विंडेज लॉस क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो हमने एक लाइन खींचा, तो ये लाइन क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन ये आपका कांस्टेंट होगा, और ये जो लाइन है ये आपका ग्राफ ऐसे आएगा, क्योंकि ये क्या था, V स्क्वायर के, ये आपका कोल लॉस V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, और उसको हम और आगे ले जाएंगे, क्योंकि हम जीरो थोड़ा ना कर देंगे घर तो, लेकिन अगर हम इसको और आगे बढ़ा एक्सटेंड करें तो ये क्या होगा, यहाँ पर कट करेगा। तो इस तरह से हम क्या कहिए कि ये आपका फ्रिक्शन और विंडेज को क्या कर दिए, नो लोड लॉसेस से सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए कुछ इसमें कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इस और बात करते हैं। इस प्रकार कोल लॉस और मैकेनिकल लॉस को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो क्लियर है। और हमने क्या निकाला, XNL निकाला। XNL क्या है, ये आपका शंट पैरामीटर था, जिसके अंदर क्या है, X1 और XM क्या है, XM निकलेंगे। आप सोचेंगे, सर बोलेंगे सर कि सर आपने बोला XM क्या होता है, शंट पैरामीटर होता है, इसके अंदर तो X1 है। अब हम क्या करेंगे, जब हम दूसरा टेस्टिंग करेंगे, दूसरा टेस्टिंग कौन सा था मेरा, दूसरा टेस्टिंग मेरा होगा ब्लॉक रोटर टेस्ट। ब्लॉक रोटर टेस्ट से हम क्या करेंगे, X1 निकालेंगे, और X1 जब निकल जाएगा तो आपका XM भी निकल जाएगा। लेकिन अगर हम बोले तो यहाँ से हम शंट पैरामीटर निकालने, मतलब वो शंट पैरामीटर के अंदर X1 भी है, जो कि सीरीज पैरामीटर होता है। क्लियर है। अब देखिए क्या है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जो कंपटीशन के क्वेश्चन में पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस एट द रेटेड फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वो रेटेड है, बट लेस देन रेटेड अंडर वोल्टेज, मतलब लेकिन वोल्टेज को आपने क्या कर दिया, जो वोल्टेज है वो रेटेड से क्या है, छोटा कर दिए। वोल्टेज को आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी को आप रेटेड पर रख रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एग्जाम में पूछता है कि कॉपर लॉस, स्टेटर कोल लॉस पर क्या फर्क पड़ेगा, स्टेटर कॉपर लॉस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये सारे आई म्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, वो एग्जाम में पूछता है। अब देखिए समझते हैं, आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, कांस्टेंट है, और फाई किस पर डिपेंड करता है, V/F पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप फ्लक्स को, अगर आपने क्या किया, रेटेड से कम रखा है, वोल्टेज को आपने कम किया, तो फाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि फाई कम होना है। फाई कम होने से क्या हो जाएगा, क्योंकि Ni इक्वल टू क्या होता है, फाई इंटू एस, MF इक्वल टू होता है फाई इंटू एस। आपका क्या हो गया, फाई क्या हो गया, कम हो गया। S और N क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि S क्या है, रिलेक्टिव, उस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हम बोलेंगे कि आई म्यू क्या होने लगेगा, आई म्यू आपका कम होने लगेगा। ठीक है, तो आई म्यू आपका क्या हो गया, कम हो गया, तो आई नॉट भी क्या हो जाएगा, आई नॉट इक्वल टू होता है आई म्यू एंड आई ई। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आई नॉट भी कम हो जाएगा, नो लोड करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टेटर कॉपर लॉस की बात करते हैं। तो स्टेटर कॉपर लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, आपने देखा था ये था और फिर ये नो लोड कंडीशन में ये तो था। तो यहाँ पर जो R1 भी क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। R1 कम हो जाएगा, R1 कम हो जाने का मतलब क्या है, कॉपर लॉस भी क्या हो जाएगा, स्टेटर का वो भी कम हो जाएगा, स्टेटर का कॉपर लॉस कम हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं नो लोड पावर फैक्टर। नो लोड पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नो लोड पावर फैक्टर क्यों बढ़ेगा, नो लोड पावर फैक्टर इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि क्या होता है, नो लोड पावर फैक्टर क्या होता है, कास्ट थीटा इक्वल टू होता है, आपको पता है R/Z।
तो R अपान जेड मतलब क्या है, यहाँ पर रियल पावर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं रियल पावर में, और ये जेड के अंदर क्या थे, यहाँ अगर आप जेड के अंदर बात करें तो ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये कंपोनेंट कम होने का अर्थ क्या होगा, मतलब रिएक्टिव पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो रिएक्टिव पावर कम होने का अर्थ है कि पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मतलब पावर फैक्टर आपका बढ़ जाएगा। अब आप बात करेंगे कि इस कंडीशन में हुआ क्या, तो आपका जो रिएक्टिव पावर है वो रिएक्टिव पावर क्या हो गया, कम हो रहा है। मतलब अगर आप वोल्टेज को कम करेंगे, वोल्टेज को आप क्या करेंगे, कम करेंगे, तो रिएक्टिव पावर क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। और आप एक्टिव पावर की बात करें तो एक्टिव पावर अगर आप देखेंगे, आपका कॉपर लॉस तो कम हुआ, तो आप कहेंगे सर एक्टिव पावर कम हुआ, नहीं, एक्टिव पावर में बहुत कम कमी हुई। क्योंकि क्या हुआ, करंट में बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं आता, थोड़ी बहुत कमी आती है, और उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट होगी, क्योंकि जो फार्मूला होता है स्पीड n = 120 f/p होता है। तो 120 f/p में क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है आपका, कांस्टेंट है। अब पोल तो बदल नहीं रहा है, तो स्पीड क्या है आपकी, कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट होने का अर्थ है फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि नो लोड कंडीशन में, एक्चुअली में जो हम टेस्टिंग किए हैं वो नो लोड पर किए हैं। मतलब हमने क्या, जो इस पर कोई लोड नहीं, अंडर नो लोड टेस्ट हमने बोला है, मतलब उसके ऊपर कोई लोड तो है नहीं, लोड नहीं है, तो इसीलिए रोटर पर कोई लॉसेज नहीं होंगे, रोटर में कॉपर लॉसेज नहीं होंगे। कुल जो भी लॉसेज होंगे स्टेटर में कॉपर लॉस होगा, ये बहुत कम होगा। और क्या है, जो आपको याद होगा W1 और W2 लगाए थे 2 वाट मीटर, 2 वाट मीटर में 2 लॉसेज मेजर करता था। कौन कौन सा मेजर करता था आपका, एक कॉपर लॉस मेजर कर देता था और फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेज। अब कॉपर लॉसेज में तो कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, और फ्रिक्शन और विंडेज में तो वैसे भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस तरह से हम बोलेंगे कि नो लोड जो वाट मीटर मेजर करेगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, रियल कंजम्पशन, मतलब रियल पावर जो कंजम्पशन हो रहा है या जो लॉसेज हो रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो अभी भी कांस्टेंट है। लेकिन रिएक्टिव पावर में क्या हो रहा है, रिएक्टिव पावर क्या हो रहा है, वो घट रहा है। मतलब वोल्टेज को घटाएंगे तो रिएक्टिव पावर घटेगा, वोल्टेज को बढ़ाएंगे रिएक्टिव पावर बढ़ेगा। क्लियर है। तो इसी पर एक और क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट हैपेंड एट रेटेड वोल्टेज बट लेस देन रेटेड फ्रीक्वेंसी अंडर नो लोड टेस्ट। मतलब अभी भी नो लोड टेस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ उस वाले कंडीशन में क्या किए थे, वोल्टेज को हमने क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे। वोल्टेज मेरा क्या है, वो कांस्टेंट है, मतलब किस पर, रेटेड पर वो कांस्टेंट है। और फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, क्योंकि वो अंडर, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है लिखे हैं, बट लेस देन रेटेड फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो भी रेटेड से, सॉरी एफ रेटेड से क्या है, छोटी हो जा रही है। आपने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया। क्लियर है। आप फ्रीक्वेंसी को कम कर दिए तो ये क्या है, जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स V/F के प्रोपोर्शनल था, भी तो आपका कांस्टेंट, इसलिए हमने वहाँ 1 लिख दिया। फ्रीक्वेंसी आपने कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी कम होने से फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। ठीक। अब जब फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये क्या है, तो फ्लक्स बढ़ा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका आई म्यू भी क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो आई म्यू बढ़ने का अर्थ क्या हुआ कि आई म्यू बढ़ने से आई नॉट बढ़ गया। क्लियर है। आई नॉट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आई नॉट इक्वल टू होता है आई म्यू प्लस आई ई, सॉरी आई म्यू प्लस आई सी होता है। ठीक है। तो ये क्या होगा, आई नॉट बढ़ जाएगा। आई नॉट बढ़ने की वजह से क्या होगा, स्टेटर में तो क्या होगा, आपका कोर लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। स्टेटर में कॉपर लॉस भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा, कोर लॉस भी बढ़ेगा और कॉपर लॉस भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि आई नॉट बढ़ा है। अब दूसरी बात करते हैं, नो लोड पावर फैक्टर। तो नो लोड पावर फैक्टर की बात करें तो यहाँ पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि आई म्यू बढ़ गया। आई म्यू, रिएक्टिव पावर क्या हो गया, बढ़ गया। आप सोचेंगे, कहेंगे सर एक्टिव पावर भी बढ़ गया, लेकिन रिएक्टिव पावर ज़्यादा बढ़ेगा कंपेयर टू रिएक्टिव पावर। मतलब
रिएक्टिव पावर ज़्यादा बढ़ेगा और एक्टिव पावर थोड़ा सा कम बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी कोल लॉस तो बढ़ा है, स्टेटर कॉपर लॉस भी बढ़ा है क्योंकि यहाँ पर करंट बढ़ा है। और नो लोड पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो नो लोड पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप सोचेंगे क्यों घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टिव पावर क्या हो गया आपका, बढ़ गया। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस की बात कर रहे हैं, मतलब मैकेनिकल लॉसेस की कर रहे हैं। तो अगर n इक्वल टू क्या होता है 120 f/p होता है, अगर फ्रिक्वेंसी को घटा देंगे, फ्रिक्वेंसी घटेगी तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वही हमने लिखा है, स्पीड सिंक्रोनस स्पीड घटेगी, सिंक्रोनस स्पीड घटने से रोटर की स्पीड घटेगी। तो इसका मतलब हम ये क्या बोल सकते हैं, रोटर की स्पीड घटने का मतलब क्या हुआ कि रियल पावर क्या हुआ, घटने लगा। एक्चुअली में जो रियल पावर होता है कि वो क्या होता है, फ्रिक्शन और विंडेज पर क्या होता है, डिपेंड करता है। तो नो लोड रियल पावर भी क्या हुआ, घटा, और रिएक्टिव पावर भी क्या हुआ, बढ़ गया। तो इस तरह से हमने क्या पाए कि आपका क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाता है, या सॉरी फ्रीक्वेंसी घटने से पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाता है, स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।